हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी कॉस्टिंग की और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स कॉस्टिंग के समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने के बाद हम नोट्स देखेंगे और दैट्स डन फॉर द टुडे। अब हम सबसे पहले एक बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम बिजनेस किसका शुरू करते हैं, सबको पता है, गोलगप्पे। हमारा काम ही यही है, गोलगप्पे बेचना, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ, जब हमने गोलगप्पे का बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले क्या लेकर आओगे? फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी चीज जो है वो क्या है? गोलगप्पे। मतलब आपका मैदा सूजी। क्या मैदा सूजी के बिना आपके गोलगप्पे बन जाएंगे? नो। देन उसके बाद सेकंड, उसके बाद आप क्या लेकर आओगे? वेजिटेबल्स। मैम वेजिटेबल्स तो डलते ही नहीं बेटा, वो चने वगैरह, चने एक्सेट्रा चीजें। तीसरी, आलू भी डलते हैं, चने आलू वगैरह ये सारी चीजें। तीसरी, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। सॉल्ट एंड स्पाइसेस, ये सारी चीजें। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? रेडी। रेडी के बिना क्या आप चला सकते हो? अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने चलो लिख लिया रेडी, उसके बाद मैं बताती हूँ उसके बाद हमारी क्या चीजें होती है। और किस चीज का वेट करते हो? पर्टिकुलर पर्सन। क्या आप गोलगप्पे बनाओगे? हाँ मैम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आप भी तो कुछ ना कुछ लोगे ना, दैट मीन्स लेबर। उसके बाद, उसके बाद के खर्चे, मैम डिस्पोजेबल्स। और बेटा डिस्पोजेबल्स को छोड़कर खर्चे, जल्दी बोलो। और क्या करते हो गोलगप्पे की रेडी लगाने के लिए? मैम हम न्यूज़पेपर रखते हैं। न्यूज़पेपर का क्या करोगे? किसी को अगर ऐसे मतलब कागज वागज चाहिए डिस्पोजेबल्स के नीचे रखने के लिए। और हम मैम एक एक्स्ट्रा वो रखते हैं, पेपर नैपकिन्स। पेपर नैपकिन्स। और मैम एक ना हम ना क्या बोलते हैं, अपने पास ना छोटी सी कॉपी रखते हैं। क्या करोगे कॉपी पे? जिसपे ना हम छोटा छोटा अकाउंट्स बना लेंगे कि आज हमने क्या खरीदा, क्या लाया, क्या बेचा, कल को क्या करेंगे, वो सारी चीजें आप लिख लेते हो। और बस इतना काफी है? नहीं मैम, और भी तो खर्चे हैं। कौन सा बेटा? जब आप पैसे रखोगे जिसमें, जब आप उससे पैसे लोगे, किसमें लोगे? एक छोटा सा गुल्लक लोगे ना, गुल्लक में पैसे रखोगे। हाँ जी मैम, गुल्लक भी चाहिए। और मुझे किसी ने बोला मैम बड़े बर्तन भी चाहिए। बड़े बर्तन मतलब जैसे बहुत बड़ा, जिसमें कैन, जिसमें आप वो लेकर आओगे, लाइक मतलब प्रॉपर पानी वानी लेके आओगे। बट बाकी क्या बोलते हैं, जो उसका ग्लास की वो होती है, बर्तन टाइप, जिसके अंदर वो गोलगप्पे रखते हैं। हमने कहा ठीक है जी, हमारा यही खर्चा है। इस खर्चे के बाद हमारा क्या होगा? इस खर्चे के बाद हमारा बन जाएगा। हमने कहा ठीक है जी। उसके बाद आप मुझे बताओ, आप फर्स्ट टाइम गोलगप्पे की रेडी लगाने जा रहे हो। जब आप फर्स्ट टाइम गोलगप्पे की रेडी लगाने जा रहे हो, क्या आपको फर्स्ट टाइम बंदे मिल जाएंगे खाने के लिए? नहीं मैम। तो आप क्या करोगे? बेटा आप ना वहां ना एक लिखोगे अपनी ही रेडी के ऊपर, दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे। या फिर आप लिखोगे दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे। अदरवाइज आप क्या लिखोगे? हमारे गोलगप्पे सबसे बढ़िया हैं, 10 रुपए के 5 गोलगप्पे, 10 रुपए के 4 गोलगप्पे। इससे क्या होगा आपका? इससे आपकी एडवर्टाइजिंग होगी। इससे क्या होगी? आपकी एडवर्टाइजिंग हो गई। मैम क्या इतने में काफी हो जाएगा? बेटा हाँ, इतने में काफी हो जाएगा। हमने बात कर ली इतने की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें से किस तरीके से खर्चे होंगे। मैंने बोला सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा कौन सा है? रेडी। क्या रेडी के बिना बिजनेस कर सकते हो? आपने बोला हाँ मैम, रेडी के बिना बिजनेस कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, सॉरी, हमें क्या चाहिए रेडी के लिए, बिजनेस करने के लिए? मैंने बोला हमें रेडी में अगर बिजनेस नहीं मिलेगा, हम एक छोटा सा ना बाउल रख लेंगे, हम वहां पे बेच के आ जाएंगे। तो रेडी जो है इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो जी, मैंने बोला रेडी तो पहले नंबर पे नहीं है। जब ये पहले नंबर पे नहीं है तो मैंने बात की कि पहले नंबर पे क्या है। तो आपने ये चीज बोली मैम पहले नंबर पर है मैदा सूजी।
क्यों मैदा सूजी? क्योंकि मैदा सूजी नहीं होगा गोलगप्पे नहीं बनेंगे, गोलगप्पे नहीं बनेंगे आगे बेचेंगे क्या, बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो नंबर 1 पर क्या आया? मैदा सूजी। मैम चने और सॉल्ट और स्पाइसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मैदा सूजी इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा? बेटा क्योंकि चने नहीं डलेंगे, सॉल्ट नहीं डलेगा तो बनेंगे कैसे गोलगप्पे? तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैम लेबर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या लेबर के बिना आप गोलगप्पे नहीं बेच सकते? नहीं मैम, बट लेबर और मैदा एक ही साथ इंपॉर्टेंट है? नहीं, मैदा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैदा ही नहीं मिलेगा तो लेबर की जरूरत क्या पड़ेगी, और लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें जरूरत ही नहीं है गोलगप्पे बेचने की। तो लेबर जरूरी है। क्या मैम लेबर नहीं मिली तो मैदा सूजी काम आएगा? हाँ मैदा सूजी काम आएगा, खुद बनाने बैठ जाओ ना। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि उसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आपने बोला हमारे लिए बड़े बर्तन, ये बड़े बर्तन और रेहड़ी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमने गोलगप्पे बना दिए, बेचेंगे कहाँ से? सामान ही नहीं है रखने के लिए, सामान नहीं है जब रखने के लिए तो जगह कहाँ से बनाएंगे? तो मैंने बोला 8th नंबर और 4th नंबर भी हमारे पास इक्वली इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर और 8th नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैंने बोला कि इसको हम ना प्रायोरिटी कम देते हैं। क्यों प्रायोरिटी कम देते हैं? क्योंकि ये एक ही बार खरीदेंगे ना तो बहुत सालों तक चलेंगे, तो इसके ऊपर खर्चा ही एक ही बार होगा। बट आप सबने बोला नहीं मैम इस पे खर्चा एक बार नहीं होगा, डेप्रिसिएशन भूल रहे हो क्या? इस पे डेप्रिसिएशन का खर्चा हर साल होगा। मैंने कहा ओ वो चलो ठीक है मान लिया। उसके बाद कौन से खर्चे? उसके बाद मैंने बोला ये नैपकिन, कॉपी, गुल्लक, ये सारे खर्चे एक ही जैसे खर्चे हैं, मतलब ऑफिस टाइप के खर्चे, पेपर अकाउंट्स बनाने के लिए, गुल्लक रखने के लिए, नैपकिन रखने के लिए, ये इनके बिना भी काम चल जाएगा बट ये भी चाहिए है। तो ये नंबर पे आ गया हमारे 4th नंबर पे, क्योंकि 3rd नंबर पे हमारे ये खर्चे हैं। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया। और मैम जब एंड में सब कुछ बन जाएगा फिर ये एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। सबसे पहले काम है बाकी सारी चीजें हो जाए तभी तो एडवर्टीजमेंट का काम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास रेडी नहीं है हम एक एडवर्टीजमेंट करेंगे किस पे? अगर हमारे पास गोलगप्पे नहीं है एडवर्टीजमेंट क्यों करेंगे? अगर हमारे पास आटा मैदा सूजी नहीं है तो क्यों एडवर्टीजमेंट करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये लास्ट का खर्चा है जिसको हमें लास्ट प्रायोरिटी देनी है। और एडवर्टीजमेंट का लेना देना किससे होता है? एडवर्टीजमेंट का लेना देना किससे होता है? सोचो एक बार। एडवर्टीजमेंट का लेना देना होता है सेल से। किससे लेना देना है? सेल से। मैम मतलब बेटा एडवर्टीजमेंट हम तब करना चाहेंगे जब हमें सेल करनी होगी, जब हमारी हर चीज पूरे तरीके से तैयार होगी, तभी हमारे लिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, इसी की वजह से हमने कर दिया ये चीज। अब मैंने आपको बोला देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो आपने सबसे पहले बोला आपको सबसे पहले चाहिए मैदा, आटा, सूजी, सॉल्ट, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा मटेरियल लिख ले, मटेरियल लिख ले। मैम कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल। मैम रॉ मटेरियल मतलब? क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि इसी से गुड्स बनने हैं। ठीक है जी। फिर सेकंड क्या चीज है? लेबर, जिसको हमें क्या देनी है, जिसको लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस। ठीक है। फिर तीसरी क्या चीज है मैम? रेडी पे डेप्रिसिएशन। रेडी पे डेप्रिसिएशन मतलब रेडी रेंट पे भी हो सकती है, रेडी पे आपकी अपनी भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन दोगे। उसके बाद जो आपकी क्या बोलते हैं बाकी बड़े बर्तन, छोटे बर्तन, ये भी रेंट पे हो सकते हैं तो आप रेंट दोगे, अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो मैंने बोला ये कैसे खर्चे हैं? ये फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री के खर्चे हैं। मैम फैक्ट्री के खर्चे मतलब? बेटा जहां बनाओगे वहीं पर तो बड़े बर्तनों का यूज करोगे ना। आपने गोलगप्पे बनाए, गोलगप्पे बनाओगे कहाँ? अपने घर पे। अपने घर को भी तो आप फैक्ट्री एज्यूम करोगे ना। तो ये कौन से खर्चे हो गए? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, रेंट,
और हो सकता है वहां पे एक सफाई वाला लगाया हो, जहां पर आप बना रहे हो कि गोलगप्पे गंदे नहीं होने चाहिए, तो सफाई वाला। उसके बाद हो सकता है आपने एक छोटा सा वहां पर और भी स्पेस बनाई हो, जहां पर आपने उसको रखने के लिए चीजें बनाई हो, वेयर हाउसिंग टाइप, तो उसका खर्चा। उसके बाद कौन सा खर्चा है? उसके बाद है अकाउंट्स का खर्चा। अकाउंट्स के खर्चे को याद करो, हमने बचपन में पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिनको हम जनरली बोलते थे ऑफिस का खर्चा। ऑफिस का खर्चा मैम, ऑफिस का खर्चा मतलब यहाँ आगे अकाउंट्स, बुक्स, पेन, देन आफ्टर आपको ऑडिट अगर हो रहा है तो वो, और उसके बाद हमारे कौन से खर्चे आगे, एक्सेट्रा, इस पे लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिंटर, XYZ जो भी चीजें। उसके बाद हमारी क्या चीजें आ जाती है? फिफ्थ आ जाता है हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये हमारे एक्सपेंस कब होते हैं? क्या परचेजेस पे इसकी जरूरत है? हम परचेजेस पे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है सेल पर, दैट इज नोन एज सेलिंग एक्सपेंस। हमारे बस यही चीजें आती हैं और फिर वो बोलते हैं बस यही खर्चे हैं हमारे। इन्हीं सारे खर्चों को क्या बोला जाता है? हमारे इन्हीं सारे खर्चों को बोला जाता है, इन्हीं सारे खर्चों को क्या बोला जाता है? कॉस्ट शीट। ये क्या हो गया? इन्हीं सारे खर्चों को बोला जाता है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट, टोटल खर्चा। मैम ये टोटल खर्चा है? हाँ जी बेटा, यही टोटल खर्चा है। अब मैम इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें? हाँ जी बेटा, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखो, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा, बट इससे पहले हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं कि हम ना इसको सबसे पहले ऐसे डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीजें लिखी है। कुछ कुछ चीजें जो हमने कल पढ़ी थी, कुछ कुछ चीजें हम आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग का मतलब क्या है। कॉस्ट का मतलब खर्चा। हमने बात की थी दो टाइप का खर्चा है, एक्चुअल और नोशनल। इस नोशनल का मतलब क्या है? जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल और प्रोडक्ट। स्पेसिफाइड आर्टिकल और प्रोडक्ट का मतलब जो हम चीजें बना रहे हैं उसी पे हमने खर्चा किया, एक्चुअल या नोशनल। उसके बाद आ गया हमारे पास कॉस्टिंग। तो मैंने आपको बताया था तीन चीजें होती है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोसेस जिससे आप कॉस्ट निकाल रहे हो, कोई भी टेक्निक जिससे आप कॉस्ट निकाल रहे हो, तो दैट इज टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट। मैम अब ये CMA क्या है? बेटा जिस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट है ICAI, ICSI, ICMAI, वैसे इनका जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का बेसिकली इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, उसको बोलते हैं सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द मैनेजर्स। इसका मतलब अगर हम एक कॉस्टिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से निकालेंगे, खर्चे को बहुत अच्छे से निकालेंगे और उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखेंगे, उसी वजह से हमारे मैनेजर्स को इंटरनली कैलकुलेशन करने में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम भी चाहिए, एक्सपेंसेस भी चाहिए, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम और एक्सपेंसेस में हमारी एक्सपेंसेस जो है दैट इज नोन एज कॉस्ट, और उस कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे ज्यादा फाउंडेशन क्या है? कॉस्टिंग। अगर हमारी कॉस्टिंग अच्छी होगी तो हम इजिली खर्चे निकाल पाएंगे। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट मैनेजमेंट नीड्स टू प्लान एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी एंड टू मेक डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर। मतलब कि ये इस तरीके से कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस लेने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो टेक्निक से चलता है, प्रोसेसेस से चलता है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको पता है क्या होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स कहाँ से होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। मैंने वहां पे बोला था समराइजिंग वहां पर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ क्या होगी? कॉस्ट स्टेटमेंट। वहां रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल्स की, यहाँ रिकॉर्डिंग होती है ओनली ऑफ कॉस्ट। तो बोला है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट begins with recording of items and end with preparation of periodical statements। ये periodical का मतलब क्या है बेटा? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना आपको बताया गया है कि आपको ईयर एंड पे बनानी है, लाइक आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है, यहाँ पे ना पीरियड पीरियड के हिसाब से बनानी पड़ती है। कुछ कॉस्ट शीट्स आप देखोगे जनरली बजट टाइप की, वो 3 मंथ्स की बनती है, कुछ 6 मंथ्स की बनती है, कुछ 1 ईयर की बनती है, इसलिए उसने बोला पीरियोडिकल स्टेटमेंट।
every time it is a period that is required, so that is why it is a periodical statement. Otherwise you can say that it is a cost statement. And report for ascertaining and controlling cost. आप कॉस्ट स्टेटमेंट्स बना क्यों रहे हो? ताकि आपको पता चल सके फ्यूचर में किस तरीके से कॉस्ट को कम करना है, क्या हमारी वेस्टेज ज्यादा तो नहीं है, क्या हम सही तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इसी वजह से हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं. जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कर रहे थे ताकि हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. प्रेपरेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो इस तरीके से हो ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके, कंट्रोल हो सके. नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी. कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जैसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मीन स्टैंडर्ड्स लगाओ, रूल्स लगाओ, गाइडलाइंस लगाओ, रेगुलेशंस लगाओ, ताकि किसी तरीके से मैक्सिमाइजेशन हो जाए प्रॉफिट्स की. यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, गाइडलाइंस फॉलो करो, देन रूल्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, तो सो दैट कि हमारी किसी ना किसी तरीके से कॉस्ट जो है हमारी कहीं ना कहीं तरीके से मिनिमाइज हो जाए. तो हमने बोला एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस. आपको पता है साइंस आर्ट दोनों चीजें हैं, फाइनेंस भी दोनों है, आर्ट और साइंस, अकाउंट्स भी दो है. इस तरीके से यहाँ पर भी दोनों चीजें हैं. असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इट इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग. उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. किसकी कंट्रोलिंग? स्टाफिंग, मैनेजर्स जो इस तरीके से करते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या चीजें आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये भी चीजें आती है कि हमें कितनी लीव देनी चाहिए, कितनी एप्रोप्रिएट चीजें हैं, कितने किस तरीके से हमें बीच में उनको कई लीडरशिप क्वालिटीज बतानी चाहिए, हमें उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाने चाहिए सो दैट कि उनकी कैपेबिलिटी एनहांस हो जाए. हमें उनको क्या बोलते हैं टाइम लैग देना चाहिए, लाइक 1 आवर की बीच में लीव देनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सके. तो इन्होंने ये बोला द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स. आप सबको पता है स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस होता है. स्टेक होल्डर्स मतलब है क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक, देन शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स. तो ये सारे स्टेक होल्डर्स है, बट शेयर होल्डर्स सिर्फ एक ही है जो हमारे ओनर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स. Management accounting is an integral part of management. It assists management with provision of relevant information, planning, organizing, controlling, decision making. Cost management का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप क्यों करते हो? पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाओगे, कितना रिटर्न आएगा. सेम कॉस्ट मैनेजमेंट आप करते हो. कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब सबसे ज्यादा क्या है कि आपको कंट्रोल करनी है कॉस्ट, मिनिमाइज करनी है आपको कॉस्ट इस तरीके से ताकि बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सको और आपकी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए कॉस्ट. It is the application of management accounting concepts, methods of collections, analysis and presentation of data so that to provide the information needed to plan, monitor and control cost. Objectives क्या है cost और management accounting के? एक बार पढ़ो, खुद से पढ़ो. objectives क्या है बेटा? सब पढ़ो. objectives क्या है? आई होप समझ आ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. सबसे पहले तो कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे. कॉस्ट पर यूनिट क्यों निकालोगे? क्योंकि सेल्स को देखने के लिए आपको कॉस्ट निकालनी है. जैसे मैंने कल बताया था, ये जो पेन है, इस पेन की सेल वैल्यू मैंने जो 10 रुपए डिटरमाइन की. कैसे डिटरमाइन की? क्योंकि मेरे को रात को सपना आया एक पेन बनाओ, पेन की 10 रुपए रख दो खर्चा. क्या वही चीज है? नो. मैंने बोला इस पेन को बनाने के लिए मुझे 7 रुपीज लगे. 7 रुपीज लगने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 1-2 रुपए प्रॉफिट रखना है, इसीलिए मैंने कॉस्ट कितनी रखी? 10 रुपए. अगर मुझे इसको बनाने के लिए 12 रुपए खर्चा लग रहा है तो क्या मैं 10 रुपए का बेचूंगी? नहीं. फिर मैं इसको कितने का बेचूंगी? 15 रुपए का बेचूंगी. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे लिए जानना कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, ताकि हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल सके पर यूनिट. नेक्स्ट चीज है डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ
डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल, टाइम और एक्सपेंस, कि हमें ये चीजें पता चल जाए। जब हमने बोला कि हमें आटा, मैदा, सूजी लाना है, लेटर ऑन आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता चलेगी हमारी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। बट आपने ईओक्यू पढ़ा है, याद आया, हाउ मच टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर, उस वजह से भी कहीं ना कहीं हमें वेस्ट पता चल जाता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे आपने बोला ये 7 रुपए की कॉस्ट पड़ी, 10 रुपए का बेचना है तो 3 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद मैनेजमेंट को एडवाइस दे रहे हो ताकि फ्यूचर एक्सपेंशन किस तरीके से हो सके, कैपिटल किस तरीके से हो सके। प्रिपरेशन ऑफ बजट, ये आपका एक चैप्टर भी है। ऑर्गेनाइज करो इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देन है स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब किस तरीके से आप इसको क्या करते हो और कारण क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो आपने बोला सबसे पहला असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब आप कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो। क्यों कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो? ताकि आप उस तरीके से देख सको कि कंट्रोल कर सको आप अपनी खर्चे को। देन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि उसको आगे देखना है कि किस तरीके से सेलिंग प्राइस रखना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट, किस तरीके से हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट प्रिपेयर मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, इस तरीके से क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाए ताकि जिसपे कॉस्ट हमें पता चल जाए। उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज। फाउंडेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? किसी ना किसी तरीके से हमने फाइनेंशियल्स में भी पढ़ा था कि हमें स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, यहाँ पर भी रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाने हैं। रूल्स और प्रिंसिपल्स का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि मेरी इस साल जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, अगले साल मुझे कॉस्ट पे कंट्रोल करना है, दैट वी हैव टू मेक दी सर्टेन रेगुलेशंस सो दैट वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स। उसके बाद क्या है? ये चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करने क्रिएट करने के लिए आएगी वो यही क्वेश्चंस आएंगे। मैम ये कैसे आएंगे? आपको कुछ एग्जांपल दी जाएंगी, आपको पूछा जाएगा क्या ये कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट रिडक्शन है, बताओ। अब देखो, सबसे पहले मैंने बोला हमारे पास दो चीजें हैं, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश में मतलब बताओ, कंट्रोल और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है किसी तरीके से उसके ऊपर हमें भाव बनाना, कंट्रोल करना। रिडक्शन का मतलब है हमें कंट्रोल के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ खर्चे को कम करना है, हमें और कुछ के बारे में नहीं सोचना है। तो वो बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली हमारे कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को इस टाइम पर टेंशन है कि यार हम लोग क्या करें। जैसे बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो बोल रहे हैं ओ गॉड हमारी तो शॉप्स बंद है, हम लोगों को सैलरी देंगे, सैलरी देने के बाद हमें एक्सपेंडिचर करना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सपेंडिचर करना है, उसके बाद फिर हमें लाइक वाटर कनेक्शन का भी पैसा देना है, जो फोन्स लगे हैं उसका भी पैसा देना है, वो सारे तो लग ही रहे हैं ना खर्चे। तो फिर हमने सोचा हमारे पास दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस का मतलब क्या है? जस्ट फॉर होल्ड 1 सेकेंड। हेलो, मैं अभी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ जी, तो हमने बोला कि उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने बोला कि हम लोगों के पास ऑप्शन है, हम लोग एक काम करते हैं, हम अपने सारे सैलरी वालों बंदों से बात करते हैं और सैलरी वाले बंदों को बोलते हैं हम पैसे नहीं दे सकते भाई, कर ले जो करना है, तो कुछ भी उखाड़ ले, हमने नहीं पैसा देना। और दूसरी आप इस तरीके से बात करते हो कि भाई देखो अभी आपको सैलरी मिलनी है, बट सैलरी मिलने के लिए आपको भी पता है कि हमारे भी बहुत खर्चे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम आपको ना एक चीज बोलते हैं कि ना हम आपसे एवरी मंथ जितनी भी देर तक कोरोना वायरस का इशू है 500 और 1000 रुपीज आपकी सैलरी में कम कर देंगे। या फिर अगर आप उनको ये चीज बोलते हो कि 500 या 1000 कम मत करो, आप एक काम करो, आप अपने घर से ना वर्क फ्रॉम होम करते जाओ ताकि हमारी किसी तरीके से कंट्रोल हो सके कॉस्ट का। तो यही चीज है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। जहां पर मैंने उनको बोला वर्क फ्रॉम होम करो, या फिर हम आपकी सैलरी में से सिर्फ 1000 रुपया डिडक्ट करेंगे, या फिर मैंने उनको ये चीज बोली कि भाई आप थोड़ा सा कोई और काम ढूंढ लो, या फिर जब आपकी हमारी वापस से नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट होगी हम लोग तब क्या बोलते हैं थोड़ा सा ज्यादा वर्कलोड से काम करेंगे, आपको ओवर टाइम कम देंगे,
दैट इज ऑल अबाउट कॉस्ट कंट्रोल. हमने प्रिवेंटिव मेजर ढूंढा है, प्रिवेंशन करने की कोशिश की है, जो बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बट अगर मैंने ये चीज बोली, भाई सैलरी नहीं दे रहा मैं 2 महीने तक, कर ले भाई जो करना है, दैट इज अ कॉस्ट रिडक्शन. आप किसी तरीके से करेक्टिव मेजर ढूंढ रहे हो कि आपको करेक्शन करनी है चाहे जैसी मर्जी हो. इसीलिए यहाँ पर बोला है एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स के तरीके से आपने किसी भी तरीके से कॉस्ट को कम किया. अभी हमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, किस तरीके से हम ओवर टाइम को कम रखते हैं, या फिर हम किसी ना किसी तरीके से लाइक और भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट को निकालते हैं, मिनिमाइजेशन कॉस्ट करते हैं. यहाँ बोला कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉस्ट रादर देन कुछ नहीं. प्रिवेंटिव मेजर, करेक्टिव मेजर, seeks to attain lower possible cost under existing conditions, recognizing no condition as permanent change will result in lower cost. इसका मतलब है सिर्फ लोअर कॉस्ट कर दो, बाकी भाड़ में जाओ. नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ इसमें है नहीं. ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा. खर्चा कहाँ होगा, ऑलरेडी क्वांटिटेटिव मेजर होगा. ये बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करता है. मैम क्वालिटेटिव कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि आप उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाओ सो दैट कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज एनहांस हो जाए, वो अच्छे से कैपेबिलिटी से काम करना स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव मेजर. फोकस्ड ऑन फ्यूचर, क्योंकि आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया तो फ्यूचर के लिए यूज होगा. इट यूजेस बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स, क्योंकि फ्यूचर पे ये ज्यादा फोकस नहीं करता, बट हम बजट में देखेंगे किस तरीके से चीजें हो रही है. It records the cost of producing a product and providing services, providing the information for planning and coordination. इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है. नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपको पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, इसमें कंट्रोल को कॉस्ट करना. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलती है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलती है. अब हम यहाँ देखते हैं, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. इट रिकॉर्ड्स ओनली हिस्टोरिकल डेटा. बेटा ये उल्टा हो गया है, ये फाइनेंशियल नहीं है, ये फाइनेंशियल है, ये कॉस्ट है. प्लीज इसको काट लेना, ये फाइनेंशियल नहीं है. फाइनेंशियल वाले में कॉस्ट है, कॉस्ट वाले में फाइनेंशियल है. अब फाइनेंशियल में पढ़ रही हूँ, पहला फाइनेंशियल है जो सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं. सेकंड रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल डेटा, और उसको किसी चीज के बारे में लेना देना नहीं है. ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यूजर्स कौन कौन से हैं, प्रिपेयर होता है जनरली ईयर के लिए, और फॉर्मेट इसका अवेलेबल है. कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एसर्टेन करो कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. कॉस्ट डिटेल्स निकालो कॉस्ट प्रोजेक्ट के लिए, हमें पढ़ना है डिटेल में क्या है. इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, कोई प्रॉपर सेट फॉर्मेट नहीं है. हमें कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल तक ही बनाना है, किसी में 3 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में साल तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ, जो इंटरनेट लेवल्स पे होते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. हमारी कॉस्ट के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. जैसे मैंने आपको कल बताया था ईआरपी, टैली इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ईआरपी. जो आप टैली सीखते हो, जो आप बिजी सीखोगे, कहाँ से आप कॉस्ट को किस तरीके से करो, जर्नल एंट्रीज कैसे पुट करो, तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. तो ये आ गया हमारा कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. अब मैंने आपको बताया हमारे पास 3 टाइप के खर्चे होते हैं, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस. आप इसको पढ़ो एक बार. हम देखते हैं कॉस्ट के अंदर क्या है. कॉस्ट के अंदर है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस. मटेरियल मैंने आपको बताया, हमारे पास मटेरियल क्या था, मैदा, सूजी, लाइक सॉल्ट, स्पाइसेस एंड देन आफ्टर वेजिटेबल्स. तो उन्होंने बोला मटेरियल भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड. गोलगप्पे के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है मैदा और सूजी. इनडायरेक्टली रिलेटेड क्या है, सॉल्ट, स्पाइसेस इनडायरेक्टली रिलेटेड है. देन आफ्टर हमारे पास क्या बोलते हैं वो सॉल्ट और स्पाइसेस इनडायरेक्टली रिलेटेड है. आलू इनडायरेक्टली रिलेटेड है, दही इनडायरेक्टली रिलेटेड है. इनडायरेक्टली रिलेटेड मतलब ऑयल, ग्रीस और स्टेशनरी. डायरेक्टली रिलेटेड मतलब रॉ मटेरियल. सेम लेबर डायरेक्टली होती है और इनडायरेक्टली होती है.
इनडायरेक्टली कौन सी लेबर होती है, हम बोलते हैं मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स। देन आफ्टर हमारे क्या बोलते हैं, जो बाद में सफाई कर्मचारी होते हैं, दीज आर ऑल इनडायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड कौन है, जो एक्चुअल में उस टाइम पर बना रहे हैं, लेबर, वेजेस जिनको हम देते हैं। एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन से हैं, फ्रेट और अक्ट्राई। इनडायरेक्ट कौन से हैं, इंश्योरेंस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। ये वही आ गया जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा है। बट मैंने तो आपको बताया फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। हम यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, फैक्ट्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। बेटा वो आगे आएगा ना कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट। देखो कॉस्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन एडमिन ओवरहेड्स, देन उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स, फिर इस तरीके से ये निकला है। हम इसको अभी नहीं करेंगे, हम इसको मतलब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम ये वाला सेशन यहीं पर ओवर कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट सेशन में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।